नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज की वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंस बेस्ड ऑन स्पॉटिंग एरर्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सेंटेंस है, दे इंजॉयड द पिक्चर लास्ट इवनिंग। इंजॉय वर्ब के लिए रूल ये होता है कि अगर इंजॉय इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग की गई तो दिए गए सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा। अगर इंजॉय ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग की गई तो इसके साथ में कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। तो यहाँ इंजॉय के बाद में पिक्चर का प्रयोग किया गया है जो ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इसके साथ आ रहा है तो इंजॉयड यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब होगी, तो हमें किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है। और लास्ट का प्रयोग हुआ है इसलिए सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी है, तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं, ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला देखिए, ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट। क्वालिफाइड के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ हिमसेल्फ अनावश्यक लगा हुआ है, इसको आपको हटाना होगा तब सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट, योर सेल्फ एंड ही रीच्ड देयर इन टाइम। अकेला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो यहाँ योर सेल्फ अगर आपको रखना है तो आप इसके साथ में यू भी रखें, या फिर केवल यू रख करके भी आप काम चला सकते हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं, यू योर सेल्फ एंड ही रीच्ड देयर इन टाइम, या ऐसे कह सकते हो, यू एंड ही रीच्ड देयर इन टाइम। अगला, अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग। किसी भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ में कोई सी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो अबाउट का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट के पहले नहीं हो सकता है, अबाउट का प्रयोग लास्ट में होगा, तो सेंटेंस बन जाएगा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इस तरह से कहा जाएगा। अगला, ही एंड यू विल शेयर द मैंगोज। अगर किसी वाक्य में दो या तीनों पर्सन एक साथ प्रयोग किए गए हों तो उनका क्रम होता है पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन आता है। इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन तो है ही नहीं, तो हमें सेकंड पर्सन से शुरुआत करनी पड़ेगी, बन जाएगा यू एंड ही विल शेयर द मैंगोज। अगला, वन शुड डू हिज ड्यूटी सिंसियरली। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट वन है तो उसके बदले आने वाले सभी प्रोनाउंस वन के अनुसार ही होंगे। वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वन सेल्फ और इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है वंस, तो हिज नहीं आना चाहिए, हिज तो ही का पजेसिव प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा वन शुड डू वंस ड्यूटी सिंसियरली। अगला एग्जाम्पल, एट हिज साइट द रॉबर्स फ्लेड। तो एट हिज साइट नहीं होता है, यहाँ पर कहा जाए एट द साइट ऑफ हिम। अगला, द बॉयज आर नॉट गोइंग ऑन पिकनिक आर्ट दे। ये क्वेश्चन टैग पर आधारित है। क्वेश्चन टैग के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं। एक तो दिए गए सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, दूसरे उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के बदले में प्रोनाउन आना चाहिए, और तीसरी जो आवश्यक बात होती है वो ये है कि अफर्मेटिव का निगेटिव, निगेटिव का अफर्मेटिव होता है। तो इस सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव करते हैं तो इंट्रोगेटिव के रूल्स में ये आता है कि आर द बॉयज गोइंग ऑन पिकनिक, क्योंकि असर्टिव से इंट्रोगेटिव करने में, इंट्रोगेटिव से असर्टिव करने में अगर निगेटिव होता है तो हटाना होता है, अगर नहीं होता है तो निगेटिव करना होता है। तो इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग निगेटिव नहीं बनेगा क्योंकि टोटल सेंटेंस निगेटिव है। द बॉयज आर नॉट गोइंग ऑन पिकनिक, जिसमें क्वेश्चन टैग में आर का प्रयोग हुआ है, सही है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस था और उसके बाद क्वेश्चन टैग भी निगेटिव कर दिया, आर्ट कह दिया गया, इसलिए ये गलत हो गया। तो इसका सही होगा आर दे, ये क्वेश्चन टैग होता है। बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर। बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है, और बोथ ऑफ देम लिखा गया तो दो ही होंगे, इसलिए बोथ ऑफ देम का प्रयोग हुआ है। लेकिन सबसे खास बात ये होती है कि बोथ का प्रयोग सिर्फ सकारात्मक सेंटेंसेस के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है, निगेटिव के लिए नहीं होता है। व्यक्ति दो है ये तो क्लियर हो गया है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस हो गया, इसलिए यहाँ पर नाइदर ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, बोथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। और जब नाइदर ऑफ का प्रयोग होगा तो डबल निगेटिव की कोई आवश्यकता नहीं होगी, मतलब नॉट का प्रयोग नहीं होगा। नाइदर ऑफ देम इज, क्योंकि उनमें से एक भी नहीं है, जब एक भी नहीं है तो वर्ब सिंगल नंबर किया जाएगी। नाइदर ऑफ देम इज गोइंग देयर, ये कंप्लीट सेंटेंस इस तरह से होगा। अगला, सी इज द काइंड ऑफ लेडी हुम एवरीबडी नोज इज इंटेलिजेंट, जिसमें एवरीबडी नोज एक फ्रेज के रूप में बीच में लगा है, तो इसको अगर वहां से हटा दें तो सेंटेंस हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। जैसे इस बार हम एवरीबडी नोज नहीं पढ़ेंगे, सी इज द काइंड ऑफ लेडी हुम इज इंटेलिजेंट, तो ये गलत है, यहाँ पर हुम नहीं आना चाहिए, क्या होगा हु इज इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान है। अब एवरीबडी नोज लगा वो बीच में लगा रहेगा, लेकिन हुम की जगह पर आपको हु करना होगा।
नेक्स्ट, सिविल सर्वेंट्स शुड एक्ट एफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ कॉमन मैन। एक्विट के साथ में दिए गए सेंटेंस का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आता है। तो सिविल सर्वेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में थर्ड पर्सन का है। थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देमसेल्व्स। तो एक्विट के तुरंत बाद में आपको देमसेल्व्स लिखना होगा, यानी पूरा बनेगा सिविल सर्वेंट्स शुड एक्विट देमसेल्व्स एफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ ए कॉमन मैन। अगला, सी इज द वुमेन हु आई नो यू कैन ऑलवेज रिलाई अपॉन। तो इस सेंटेंस में हु का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर होम का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस को रिफर कर रहा है। आई नो यहाँ पर एक अलग से रिपोर्टिंग वर्ब का काम कर रही है। इसको अगर वहां से हटा दें तो हम स्पष्ट रूप से इसको भी समझ सकते हैं। सी इज द वुमेन whom you can always rely upon, इस तरह से होगा। अगला, it was she who suggested that you should be at the door to welcome each participants on their arrival। तो यहां पर हम देखें कि each participants लिखा गया। जब each का प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ में नाउन जो भी आते हैं वो सिंगुलर नंबर के आते हैं, पार्टिसिपेंट होगा। दूसरी चीज यहाँ पर जब ईच का प्रयोग होता है तो वो सिंगुलर नंबर को डिनोट करता है। अगर सिंगुलर नंबर को डिनोट कर रहा है तो देयर प्लूरल नंबर वाला नहीं आ सकता, वहां पर थर्ड पर्सन का मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर पजेसिव केस आएगा, हिज अराइवल कहा जाएगा। अगला, हैप्पीनेस इज द चीफेस्ट मीन्स ऑफ मैनकाइंड। चीफ का सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है तो चीफेस्ट का प्रयोग नहीं होगा, चीफ लिखा जाएगा। हैप्पीनेस इज द चीफ मीन्स ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट, लेमन जूस इज प्रेफरेबल देन टी। ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, प्रेफरेबल सीनियर जूनियर वाला रूल है जिसमें इसके साथ में देन का प्रयोग नहीं होता, टू प्रयोग किया जाएगा। अगला, लिटिल दैट सी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, जिसमें लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर और ए लिटिल का मतलब थोड़ा लेकिन ज्यादा नहीं, और द लिटिल का मतलब थोड़ा लेकिन संपूर्ण। यहाँ पर थोड़ा और संपूर्ण के लिए आया हुआ है क्योंकि इसके साथ एक और पहचान ये होती है कि इसके बाद में हमेशा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जरूर आती है, थोड़ा सा जो भी उसने किया। इसका मतलब दैट सी डिड यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसकी वजह से लिटिल के साथ में आपको द लिटिल लिखना होगा, मतलब लिटिल की जगह पर द लिटिल का प्रयोग किया जाएगा। अगला, शी इज बोथ क्लेवरर एंड इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। यहाँ पर एक व्यक्ति या वस्तु के दो गुण अगर बताए गए हों तो सभी एक ही डिग्री में प्रयोग किए जाते हैं। वैसे भी यहाँ पर देन का प्रयोग हुआ है और क्लेवर का कंपैरेटिव क्लेवरर किया गया तो इंटेलिजेंट का भी कंपैरेटिव किया जाएगा, और इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव करेंगे तो इसके साथ में मोर का प्रयोग करना होगा, मोर इंटेलिजेंट कहा जाएगा। तो पूरा बन जाएगा शी इज बोथ क्लेवरर एंड मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। अगला, द टू आर लास्ट थ्री लेसन्स ऑफ योर बुक आर वर्थ रीडिंग। तो ये एक भावहीन अर्थ रखता है तो इसके स्थान पर आता है द लास्ट टू और थ्री लेसन्स, आखिरी के 2 या 3 पाठ ऑफ योर बुक आर वर्थ रीडिंग। नेक्स्ट, आई आस्क्ड हिम नॉट टू वेस्ट इवन ए लिटिल क्वांटिटी ऑफ मनी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप धन की जरा सी भी मात्रा नष्ट ना करें, बर्बाद ना करें। तो ए लिटिल का मतलब थोड़ा लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा बर्बाद करने की परमिशन दे रहा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ही परमिशन नहीं है। तो ना के बराबर अगर सेंस है तो यहाँ पर केवल लिटिल का प्रयोग करना होगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। अगला, सी इज मोर क्लेवर देन हर सिस्टर। क्लेवर का कंपैरेटिव क्लेवरर होता है, जब कंपैरेटिव क्लेवरर होता है तो इसके साथ मोर अनावश्यक जुड़ा हुआ है तो सही होगा सी इज क्लेवरर देन हर सिस्टर। अगला, नाइदर सी इज इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट। नाइदर का प्रयोग उसकी क्वालिटीज के लिए किया गया है। नाइदर का संबंध सी से नहीं है, नाइदर का संबंध है इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट। अगर इस सेंटेंस को हम इलेबोरेट करें तो ऐसा बन जाएगा सी इज इंटेलिजेंट, सी इज ऑनेस्ट, जिसमें सी इज दोनों सेंटेंस में आया है, सी इज कॉमन हो गया है तो डिफरेंट है इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट। तो इन्हीं से पहले नाइदर नार का प्रयोग किया जाएगा, जो कॉमन है एक साइड में कर लेंगे, जो डिफरेंट है उनसे पहले नाइदर नार लगेगा, बनेगा सी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट। अगला, आई एम एज स्ट्रॉन्ग और इवन स्ट्रॉन्गर देन माई फो। यहाँ एज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री के रूप में और एज स्ट्रॉन्ग अगर आया है तो उसके साथ दूसरा भी एज का प्रयोग किया जाएगा। सो स्ट्रॉन्ग होता तब भी एज का प्रयोग किया जाता, एज स्ट्रॉन्ग है तो भी इसके साथ एज का प्रयोग किया जाएगा। तो कंप्लीट होगा आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज और इवन स्ट्रॉन्गर देन माई फो। फो का मतलब होता है एनिमी, शत्रु। अगला, हिज टेस्ट इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन। यहाँ पर 2 एडजेक्टिव्स आए हैं, डिफरेंट है और चीपर है। डिफरेंट का कंपैरेटिव होता है
मोर डिफरेंट, और चीप का कंपैरेटिव होता है चीपर। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पर एक ये है कि डिफरेंट के साथ में मोर का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये कंपेयरिंग वर्ड नहीं है। तो डिफरेंट तो इसी प्रकार से रहेगा। चीपर कंपैरेटिव डिग्री में उसके साथ देन का प्रयोग हुआ है। लेकिन एक और चीज, डिफरेंट के साथ में प्रीपोजिशन डिफरेंट आती है, चीप या चीपर के साथ में अन्य चीज आती है, तो उसके देन सही हो गया। लेकिन डिफरेंट के साथ में फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा, तभी सेंटेंस सही होगा। अगला, ही इज ए सुटेबल मैन फॉर एनी पोस्ट, तो इसको कहा जाएगा ही इज ए मैन, वो एक व्यक्ति है सुटेबल फॉर एनी पोस्ट, तो ये सही होगा ही इज ए मैन सुटेबल फॉर एनी पोस्ट। अगला, फ्यू रिमार्क्स दैट सी मेड वर ऑफेंसिव टू माई ब्रदर। फ्यू रिमार्क्स, कुछ टिप्पणी जो भी उसने कही, यहाँ पर भी दैट सी मेड का प्रयोग एक सबऑर्डिनेट क्लाज के रूप में किया गया है। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लाज के रूप में आया हो तो फ्यू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर द फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। द फ्यू रिमार्क्स दैट सी मेड वर ऑफेंसिव टू माई ब्रदर। अगला, शी इज बेटर देन एनी गर्ल दैट स्टडीज इन हर क्लास। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन एनी, अदर देन एनी का प्रयोग दोनों किए जाते हैं, तो यहाँ एनी भी सही हो सकता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब कंपैरिजन डिफरेंट चीज़ों में की जाती है। मतलब गर्ल है उसकी कंपैरिजन बॉय से करें, जैसे इंडिया की रिवर गंगा की तुलना हम इंग्लैंड की रिवर से करें, अफ्रीका की रिवर से करें। जब कैटेगरी से हट करके कंपैरिजन करते हैं तो एनी के साथ में अदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। शी गर्ल है और गर्ल से कंपैरिजन कर रहे हैं तो एनी के साथ में अदर का प्रयोग भी करना होगा, बनेगा शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे कहें शी इज बेटर देन एनी अदर बॉय तो गलत हो जाएगा, तब कहा जाएगा शी इज बेटर देन एनी बॉय। ये बहुत बारीक रूल है, आप इसको ध्यान दीजिए। अगर कैटेगरी में कंपैरिजन की जाती है तब एनी अदर का प्रयोग किया जाएगा, अगर कैटेगरी से हट करके कंपैरिजन की जाती है तो फिर एनी का प्रयोग किया जाएगा, तब अदर का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, ही गोज यूजुअली टू मूवी एवरी फ्राइडे। यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, हार्डली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ये सभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले होता है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं। मेन वर्ब यहाँ पर गोज है, उससे पहले यूजुअली का प्रयोग किया जाएगा, तो बन जाएगा ही यूजुअली गोज टू मूवी एवरी फ्राइडे। अगला, ही नरेटेड ब्रीफली द एक्सीडेंट टू मी। यहाँ पर ब्रीफली एडवर्ब का काम कर रहा है और ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है नरेट वर्ब को, जिसको मॉडिफाई कर रहा है उसी के साथ में इसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद में प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम बाद में प्रयोग करते हैं तो नरेट एक ट्रांसिटिव वर्ब है, तो जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ट्रांसिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी चीज नहीं आ सकती। नरेटेड द एक्सीडेंट, तो यही क्रम से होना चाहिए। ब्रीफली को हम सबसे पहले भी लिख सकते हैं या नरेटेड से पहले लिखा जा सकता है, तो बन जाएगा ही ब्रीफली नरेटेड द एक्सीडेंट टू मी, या ऐसे भी कह सकते हैं ही नरेटेड द एक्सीडेंट टू मी ब्रीफली, तब भी सही हो जाएगा। लेकिन नरेटेड वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट है द एक्सीडेंट, इनके बीच में ब्रीफली का प्रयोग नहीं होगा। अगला, सेल्डम ही विजिट्स हिज पेरेंट्स। यहाँ पर सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले होता है। यानी हम ऐसे हमें कहना चाहिए ही सेल्डम विजिट्स हिज पेरेंट्स। लेकिन किसी ने सेल्डम का प्रयोग अगर पहले किया हुआ है तो सेंटेंस को एम्फेसिस कर रहा है। अगर सेंटेंस को एम्फेसिस कर रहा है तो सेल्डम को उठाकर अगर हम सब्जेक्ट के बाद में करते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत का गलत ही रहेगा। तो अगर किसी सेंटेंस को एम्फेसिस किया जाता है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा, तो बन जाएगा सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स। अब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर लग गई लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं। इसी प्रकार से जैसे एड सुनाइज वाले सेंटेंस को जब आप नेगेटिव करते हो तो नो सुना डिड सब्जेक्ट पहले लगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हो, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप का ही प्रयोग किया जाता है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। अगला, सी हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट स्टे देयर। बट के बाद में इन्फिनिटिव का प्रयोग होता भी है, नहीं भी होता है, मतलब बेयर इन्फिनिटिव भी आता है और विद इन्फिनिटिव भी आता है। अगर बट के पहले जो वर्ब आई है वो डू टाइप की वर्ब है, डू, डिड, डन, इस टाइप की अगर वर्ब आई, मेन वर्ब, ना कि हेल्पिंग वर्ब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर मेन वर्ब के रूप में डू का प्रयोग किया गया तो बट के बाद जो वर्ब आएगी वो बेयर इन्फिनिटिव की होगी, यानी बट स्टे तब सही हो जाता अगर बट से पहले जो सेंटेंस दिखा उसमें डू टाइप की मेन वर्ब आती, लेकिन डू टाइप की ऐसी कोई मेन वर्ब इस सेंटेंस में नहीं आई है, इसलिए बट के बाद में टू स्टे का प्रयोग किया जाएगा, तो पूरा होगा ही हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट टू स्टे देयर। अगला, आई नेवर रिमेंबर टू हैव सेड सो। रिमेंबर एक स्टैटिक एक्शन है, ना कि ड्यूरेशन वाला एक्शन। अगर ड्यूरेशन एक्शन नहीं है तो फिर नेवर का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आधार पर जब नेगेटिव बनाएंगे तो ऐसा होगा आई डोंट रिमेंबर टू हैव सेड सो।
अगला, शी हार्डली नोस नथिंग अबाउट द फैमिली। हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केर्सली, ये सभी शब्द निगेटिव हैं। अगर किसी सेंटेंस में एक निगेटिव का प्रयोग हो चुका है तो उस सेंटेंस में डबल निगेटिव का प्रयोग नहीं हो सकता। तो नथिंग भी निगेटिव शो कर रहा है, हार्डली भी निगेटिव शो कर रहा है, तो डबल निगेटिव यहाँ पर नहीं होगा, नथिंग का प्रयोग नहीं होगा। जिसमें नो आया, नो की जगह पर एनी का प्रयोग कर देंगे तो बन जाएगा शी हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट द फैमिली। अगला, आई हैव नेवर कम अक्रॉस ए कावर्ड इंडियन सोल्जर। कावर्ड नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में कावर्ड का प्रयोग इंडियन सोल्जर से पहले किया गया है और इंडियन सोल्जर ऑलरेडी एक नाउन है, तो एक नाउन से पहले नाउन का प्रयोग विशेषता बताने के लिए नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इंडियन सोल्जर की विशेषता बताने के लिए अगर कावर्ड का प्रयोग किया गया तो कावर्ड एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाएगा, और कावर्ड नाउन है और उसका एडजेक्टिव होता है कावर्डली और उसका एडवर्ब होता है कावर्डली मैनर। आप सोचेंगे कावर्डली अगर लगा दिया है तो ये तो एडवर्ब बन गया, लेकिन कावर्डली एडजेक्टिव होता है और कावर्डली मैनर जब कहेंगे तब ये एडवर्ब होगा। तो ये सेंटेंस सही ऐसा होगा, आई हैव नेवर कम अक्रॉस ए कावर्डली इंडियन सोल्जर। अगला, साइंस हैज बीन डिफाइंड द स्टडी ऑफ नेचर। डिफाइन के साथ में एज का प्रयोग किया जाता है, तो ये सही होगा, साइंस हैज बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नेचर। नेक्स्ट, वन शुड फेस द मिसफॉर्चून्स ऑफ लाइफ मैनली। तो मैनली भी यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब के रूप में आना चाहिए, लेकिन मैनली यहाँ पर एडवर्ब का काम नहीं कर रहा है। एडवर्ब अगर इसको बनाएंगे तो इसके साथ कहना होगा मैनफुली। वन शुड फेस द मिसफॉर्चून्स ऑफ लाइफ मैनफुली। नेक्स्ट, आई रिफ्यूज टू अकम्पनी हिम बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। सो का प्रयोग वेरी मच के सेंस में किया जाता है, जैसे कहते हैं थैंक यू सो मच, लेकिन सेंटेंस अगर असर्टिव होता है तो इस टाइप से सो का प्रयोग नहीं हो सकता है। सो का मतलब वेरी मच होता है, तो वेरी का ही प्रयोग किया जाएगा, तो सही सेंटेंस होगा आई रिफ्यूज टू अकम्पनी हिम बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड। नेक्स्ट, ही क्लोजली रिजेंबल्स विद हिज फादर इन फेशियल फीचर्स। रिजेंबल के साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो विद हटा दें, यहाँ पर सही हो जाएगा सेंटेंस, ही क्लोजली रिजेंबल्स। रिजेंबल का मतलब होता है मिलता जुलता सा है, मैच करता है। रिजेंबल्स हिज फादर इन फेशियल फीचर्स। नेक्स्ट, ए समन्स वाज सर्व्ड टू हिम लास्ट वीक। सर्व के साथ में ऑन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका मतलब सेवा करना होता है। इसके साथ टू प्रीपोजिशन जो लगी वो गलत लगी, वहां पर ऑन का प्रयोग किया जाएगा। सही होगा कि ए समन्स वाज सर्व्ड ऑन हिम लास्ट वीक। He has not come to meet me although he came back before a week। यहाँ बिफोर के बाद में लिखा है ए वीक, जस्ट एक शब्द लिखा है, लेकिन वो अपने आप में पूरा पूरा एक सेंटेंस है, और बिफोर के बाद जो पूरा पूरा सेंटेंस छिपा हुआ है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो बिफोर से पहले जो पोर्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। बिफोर के पहले जो आया है ही केम बैक, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में कहना पड़ेगा, तो होगा ही हैड कम बैक बिफोर ए वीक। तो पूरा बन जाएगा ही हैज नॉट कम टू मीट मी although he had come back before a week। नेक्स्ट, बिटवीन एवरी ब्लो ऑफ द हैमर द ब्लैक स्मिथ लुक्ड अप एट द डोर। इस सेंटेंस में बिटवीन एवरी ब्लो ऑफ द हैमर जो लिखा गया है, इस सेंटेंस पर ध्यान देते हैं। हथौड़े की प्रत्येक चोट के बीच बीच में लोहार दरवाजे की तरफ देखता था, बीच बीच में नहीं। सेंस ये है कि हथौड़े की प्रत्येक चोट के बाद में, और बाद का मतलब आफ्टर, तो जहां पर बिटवीन का प्रयोग हुआ है इस जगह पर आफ्टर प्रीपोजिशन लगेगी। नेक्स्ट, फॉर ए लॉन्ग टाइम आई डिड नॉट नो हु वाज सिटिंग बिसाइड्स मी बिकॉज इट वॉज वेरी डार्क। तो यहाँ पर मेरे पास में कौन बैठा हुआ था, मेरे बगल में कौन बैठा हुआ था, तो यहाँ बिसाइड्स का प्रयोग नहीं होता। बिसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा, और पास में अगर है तो यहाँ बिसाइड का प्रयोग करें, बाय द साइड ऑफ, मेरे पास में कौन बैठा हुआ था, पूरा बन जाएगा फॉर ए लॉन्ग टाइम आई डिड नॉट नो हु वाज सिटिंग बिसाइड मी बिकॉज इट वॉज वेरी डार्क। नेक्स्ट है, आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इस सेंटेंस में आई आस्क्ड हिम रिपोर्टिंग वर्ब है, हाउ यहाँ पर कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। प्रत्येक इंट्रोगेटिव वर्ड कंजंक्शन का भी कार्य करते हैं। अगर वो इंट्रोगेटिव वर्ड कंजंक्शन का कार्य कर रहा है तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए, आई आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट, कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि अर्थ एक प्लेनेट है और इस प्लेनेट्स के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, तो सही होगा कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट है, रादर देन गो विद अमित ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं, ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। अगला, आई आस्क्ड टू पर्सन्स द वे टू द स्टेशन
बट नन ऑफ देम न्यू इट। नन ऑफ का प्रयोग, एनी ऑफ का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। इस सेंटेंस में आ चुका है आई आस्क्ड टू पर्सन, मैंने दो व्यक्तियों से पूछा। इसका मतलब दो व्यक्ति हैं, और दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए अगर निगेटिव होता है तो नाइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं, अगर अफर्मेटिव होता है तो आइदर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ नन ऑफ देम जहाँ लिखा है इस जगह पर नाइदर ऑफ देम का प्रयोग होगा, पूरा सही होगा। आई आस्क्ड टू पर्सन्स द वे टू द स्टेशन बट नाइदर ऑफ देम न्यू इट। अगला, ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन। इस सेंटेंस में ट्रेजर आइलैंड एक बुक का नाम है, और इस बुक को बताया गया कि ये उन कहानियों में से एक किताब है, यानी द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है। उसके वन ऑफ का प्रयोग हुआ, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ का प्रयोग अगर किया जाता है तो उसके जो नाउन्स आते हैं वो प्लूरल के होते हैं। स्टोरीज यहाँ पर प्लूरल नंबर में है, तो ये सही लिखा है। दूसरी बात, स्टोरीज थिंग फैक्टर में है, और थिंग फैक्टर के साथ में व्हिच का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया। लेकिन दैट का प्रयोग भी इसलिए सही है क्योंकि सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री में, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आती है वो वर्ब उसके एंटीसीडेंट के अनुसार आती है, यानी कंजंक्शन से पहले जो भी आपने लिखा होगा उसी के अनुसार वर्ब प्रयोग की जाएगी। और कंजंक्शन से पहले आपने लिखा हुआ स्टोरीज, और स्टोरीज के बाद में वर्क, यानी दैट वर एवर रिटन, इस तरह से होगा। पूरा तरह से देख लीजिए, ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट वर एवर रिटन। नेक्स्ट, देयर डिस्ट्रेस हैड नो अफेक्ट ऑन हिम, ही वॉज डिटरमाइंड टू हैव हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। इस सेंटेंस में इस जगह पे देखिए अफेक्ट का प्रयोग हुआ है। अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट नाउन है, और अफेक्ट से पहले क्या लिखा गया, नो। नो एडजेक्टिव होता है, नो या एनी एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव वर्ब की विशेषता नहीं बताता है, एडजेक्टिव विशेषता बताते हैं नाउन्स की। तो यहाँ अफेक्ट का प्रयोग नहीं होगा, इफेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, तो सही हो जाएगा। देयर डिस्ट्रेस हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, ही वॉज डिटरमाइंड टू हैव हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। नेक्स्ट, द टू फर्स्ट टू अराइव वेरी द लकी रिसिपेंट्स ऑफ इज सरप्राइज गिफ्ट। तो द टू फर्स्ट एक महत्वहीन अर्थ रखता है, इसके साथ में आता है द फर्स्ट टू, तो पूरा सही होगा। द फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसिपेंट्स ऑफ इज सरप्राइज गिफ्ट। अगला, द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स ए सुटेबल कंट्रास्ट विद द येलो डोर्स। कंट्रास्ट के साथ में प्रीपोजिशन टू प्रयोग की जाती है। जितने भी अपोजिट वाले वर्ड हैं, जैसे अपोजिट स्वयं, एक कंट्रेरी है, कंट्रास्ट है, ऐसे जितने भी विपरीत या विरोधी वर्ड होते हैं इनके साथ में हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, तो पूरा सही होगा। द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स ए सुटेबल कंट्रास्ट टू द येलो डोर्स। नेक्स्ट, एज सून एज द क्लॉक स्ट्राइक 5 दे डाउन टूल्स एंड ऑफ द गो। एज सून एज के साथ में सेंटेंस असर्टिव है, और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिख रहा है। और अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो सब्जेक्ट यहाँ पर है द क्लॉक। द क्लॉक अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, तो स्ट्राइक, क्योंकि सारी वर्ब प्लूरल होती है तो स्ट्राइक भी यहाँ पर प्लूरल नंबर की है, जबकि सब्जेक्ट सिंगुलर का है, तो इस वर्ब को भी सिंगुलर करेंगे तो स्ट्राइक्स का प्रयोग किया जाएगा, तो सही होगा। एज सून एज द क्लॉक स्ट्राइक्स 5 दे डाउन टूल्स एंड ऑफ दे गो। तो ये थे 50 सेंटेंसेस जो मैंने कुछ परीक्षाओं से लिए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.